तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडू ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज इन प्रॉपर्टीज। ये आपको बता दें कि ये पुराना वाला एनसीईआरटी में है, नया वाला एनसीईआरटी में ये चैप्टर हटा दिया है, लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन इससे एग्जाम में बन जाए। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जरूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि सारे मटेरियल और अपडेट आपको वहां पर फ्री में प्राप्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन सॉरी बोल रहे हैं। पहला जो शुरुआत हो रहा है कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तत्वों को क्यों वर्गीकृत किया गया कि ये क्षारीय धातु है, ये हैलोजन में रखा जाएगा, ये इनर्ट में रखा जाएगा। ये सोचने वाली बात है। कह रहा है कि आखिर क्यों ऐसा जरूरत हुआ कि आप क्या करने लगे, तत्वों को आवर्तीकरण करने लगे, तत्वों को अलग अलग खांचा बना बना के, बॉक्स बना बना के भरने लगे। देखिए क्या कह रहा है, अब तक हम ये जान चुके हैं कि तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होते हैं। कह रहा है अभी तक हम लोग ये जान चुके हैं कि तत्व जो है ना, सभी पदार्थ का मूल इकाई होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी पदार्थ किससे बने होते हैं, तत्व से बने होते हैं। अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे सभी, निम्नलिखित में से किससे सभी पदार्थ मिलकर बने होते हैं, तो कौन होगा, वो तत्व होगा। या आपको पूछ देगा कि तत्व पदार्थों की मूल इकाई किसे कहते हैं, तो पदार्थों की मूल इकाई किसे कहते हैं, तत्व कहते हैं। यहाँ देखिए तत्व कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे कह रहा है कि सन 1800 ईस्वी में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। कितना तत्व ज्ञात थे भैया, 31। सन 1800 ईस्वी तक 31 तत्व। हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन अगर वो बनाना चाहे तो बना देगा कि 1800 ईस्वी तक कितने तत्व ज्ञात थे, तो कितने तत्व ज्ञात थे, देखिए 1800 तक, 1800 ईस्वी में कितना तत्व ज्ञात थे, 31 तत्व। 31 तत्व ही ज्ञात थे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है देखिए 1865 ईस्वी तक 63 हो गए। 1865 ईस्वी तक कितने हो गए भैया, तो 63 तत्व ज्ञात हो गया 1835 तक। लेकिन 1800 का अगर बात करेगा तो 31 होगा, और 5 साल में कितना हो गया, 63 हो गया, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है कि जानकारी हुई थी आजकल हमें 114, आजकल हमें कितना तत्व ज्ञात हो गया है, 114 तत्व ज्ञात हो चुका है। ये भी आप जान के याद करके रखिएगा। देखिए सबसे पहली बात, आपको अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा कि 1800 ईस्वी में कितना तत्व ज्ञात था भैया, 1800 ईस्वी में कितना तत्व ज्ञात था, तो 1800 ईस्वी में मात्र 31 तत्व ज्ञात था, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बात कि 1800 ईस्वी में 31 तत्व ज्ञात था, 1865 ईस्वी में 63 हो गया, और आजकल हमें कितना ज्ञात है, तो 114 तत्व ज्ञात है। ये बात आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तत्वों के बारे में पता है, इनमें से हाल में खोजे गए तत्व मानव निर्मित है। बहुत सारा तत्व क्या है, प्रकृति के रूप से मिला हुआ है, और बहुत सारे तत्व क्या है, मानव निर्मित है, मतलब मानव के द्वारा उसे निर्माण किया गया। वैसे अभी भी नए तत्वों की कृत्रिम रचना के प्रयास जारी हैं, और दिन प्रतिदिन रोज नया नया तत्व खोजने का प्रयास जारी है। प्रयास साइंटिस्ट करते जा रहे हैं। इतने सारे तत्वों के आधार और उनके असंख्य यौगिकों के रसायन का अध्ययन अलग अलग कर पाना बहुत कठिन है। कह रहा है कि आप देख रहे हैं कि ऐसा काहे हो रहा है, काहे जरूरत पड़ा आवर्तीकरण का। तो देखिए 114 तत्व है, अगर 114 तत्व का भैया हम लोग अलग अलग पढ़ते बैठ जाएंगे कि सबका हाइड्रोजन अलग पढ़ेंगे, हीलियम अलग पढ़ेंगे, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, तब तो हो गया, तब तो समझिए 2 साल खाली तत्व के बारे में पढ़ने में ही लग जाएगा। इसीलिए क्या किया गया कि उसको ऐसा एक मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया, ऐसा एक ये तकनीक लाया गया जिसमें बहुत सारे सिमिलर तत्वों को क्या किया, एक ही स्थान पर रख दिया गया। उसके हिसाब से उसमें अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं हुई। देखिए क्या कह रहा है, कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करके इस अध्ययन को संगठित और समान बनाया। क्या कर दिया, संगठित और समान, आसान बना दिया। आसान कैसे बना दिया, सिमिलर तत्व को एक तरफ रख दिया, तो आपको पता चल गया कि इसमें जितना भी, इस वर्ग में जितना भी तत्व है ना, उसका सेम ही प्रॉपर्टी होगा भैया, हम ज्यादा माथा नहीं लगाएंगे। जैसे होता है ना वेज और नॉन वेज में, आप देखते हैं 2 स्टॉल लगा हुआ, एक में वेज तरफ, एक तरफ नॉन वेज, तो आपको परेशानी क्या हुआ, नहीं हुआ। वैसे आपको खोजना पड़ता कि वेज किधर है, नॉन वेज किधर है। बहुत सारे लोग वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो इस तरह से इस परेशानी से बचने के लिए क्या कर दिया, अलग अलग वर्गीकृत कर दिया। इतना ही नहीं, इस संक्षिप्त तरीके से सभी तत्व के संबंधित रासायनिक तत्व का अध्ययन तर्कसंगत रूप से तो कर ही सकेंगे, भविष्य में खोजे जाने वाले अन्य तत्वों को अध्ययन भी
अध्ययन मदद मिलेगा। कह रहा है कि इसको आराम से आप अध्ययन तो कर ही सकेंगे, लेकिन भविष्य में अगर कुछ और तत्व भी शामिल हो जाए, खोजा चले जाए, तो उसको भी इसमें रख के आराम से उसका स्टडी किया जा सकता है। आवर्त सारणी की उत्पत्ति, अब अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है कि आवर्त सारणी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए देखते हैं। तत्वों का वर्गीकरण समूहों में और आवर्तिता नियम एवं आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अवलोकनों और प्रयोगों का परिणाम है। कह रहे हैं कि बहुत सारा प्रयोग हुआ, बहुत सारा अवलोकन हुआ, बहुत बार उसको पढ़ा गया, देखा गया कि क्या सिमिलरिटी है, क्या सिमिलरिटी नहीं है, उसके बाद आवर्त सारणी आया। आप जो आज मॉडर्न आवर्त सारणी देख रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत देखे और तुरंत बन गया, नहीं, बहुत सारा प्रयास लगा, उसमें बहुत सारा स्टडी हुआ, उसके बाद वो आवर्त सारणी बन पाया। सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक जॉन डेबोराइनर ने 1800 ईस्वी के प्रारंभिक दशक में इस बात की ओर संकेत किया कि तत्वों के गुणधर्म में निश्चित प्रवृत्ति होती है। देखिए क्या कह रहा है कि बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखिए, जर्मन वैज्ञानिक कौन थे? जर्मन वैज्ञानिक कौन थे? डोबेराइनर ने 1800 ईस्वी में खोजा। 1800 ईस्वी में क्या खोजा? प्रारंभिक में क्या खोजा? देखिए, दशक में इस बात की ओर संकेत किया कि इस बात की करें कि 1800 ईस्वी में प्रारंभिक में दशकों में इस बात की ओर संकेत किया कि तत्वों के गुणधर्मों में एक निश्चित प्रवृत्ति होती है। तत्वों का जो गुणधर्म है ना, उसमें एक निश्चित प्रवृत्ति होता है, मतलब एक गुणधर्म जो है निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होगा? रिपीट होगा या मिलना शुरू हो जाएगा। 1829 में उन्होंने समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले 3 तत्वों के समूह की तरफ ध्यान आकर्षित किया। 3 तत्वों वाले, आपको पूछा जाएगा कि 3 तत्वों के समूह की तरफ ध्यान किसने आकर्षित किया, या 3 तत्वों को लेकर अपना अध्ययन किसने शुरू किया? तो किसने किया था? डोबेराइनर ने किया था, याद रखिएगा। 3 तत्वों के समूह को ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने यह भी पाया कि प्रत्येक त्रिक के बीच वाले तत्व का परमाणु भार, याद रखिएगा, बीच वाले तत्व का परमाणु भार दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर थी। डेबोराइनर जो 3 तत्वों के बारे में बताया ना, तो उसमें बीच वाला का जो परमाणु भार है वो क्या है? वो शेष 2 वाले के परमाणु भार के औसत के बराबर है। ये किसने बताया था? डेबोराइनर ने बताया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 तत्वों का जो भार है वो बीच वाले तत्व का जो औसत भार है वो 2 पहला और आखिरी तत्व का भार के बराबर होता है। ये किसने कहा था? तो ये डेबोराइनर ने कहा था। कब कहा था? 1800 ईस्वी में उन्होंने खोजा था। मध्य वाले तत्व के गुणधर्म शेष दोनों तत्वों गुणधर्म के मध्य पाए जाते हैं। और शेष, एक तो मध्य वाला का जो तत्व है उसका औसत भार जो है वो लगभग दोनों तत्वों के भार के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, भार शेष दोनों तत्वों के भार के औसत मान के लगभग बराबर था। दोनों भार का औसत मान के बराबर होगा, और उसका गुण जो होगा ना वो भी दोनों तत्वों के औसत के मतलब बीच में ही आएगा, मतलब वही दोनों तत्वों के सिमिलर आसपास ही रहेगा बीच वाले तत्व का। और देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा डेबोराइनर त्रिक के लिए 3 एलिमेंट है। ये देखिए LiNa लिथियम पोटेशियम लिथियम सोडियम पोटेशियम, यहाँ पे फिर CaSrBa, फिर आगे है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये आप तीनों एक बार ध्यान में थोड़ा सा रख लीजिएगा। और ऐसे भी आप देखिए ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसके लगभग आ जाएगा 46, 39 और 7 46 में डिवाइड कीजिए 2 तो कितना आ गया? 23 आ गया कि नहीं? तो इसका जो परमाणु भार है ये दोनों के औसत के बराबर है, भार के औसत के बराबर। तो वही वो कह रहा था किसके बीच में आएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है डेबोनियर का त्रिक का नियम कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया। आगे क्या कहा है कि डेबोनियर जो त्रिक का नियम दिया ना, ये कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया, सारे तत्वों में ये लागू नहीं हुआ, इसलिए इसे महज एक संयोग समझकर इसका विचार छोड़ दिया गया। जब कोई चीज बहुत सारे चीजों में एप्लीकेबल नहीं होता है तो उसको यूनिवर्सल नहीं मान सकते, और जब यूनिवर्सल नहीं मान सकते तो क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। इसके पश्चात फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री AEB डी चेकोरोटाइसस क्या कह रहा है? चेनकोर्टोइस ने 1872 ईस्वी में तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रयास किया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, तत्वों के वृत्ताकार सारणी बनाई जिसमें तत्वों के गुणधर्म के पुनरावृत्ति को दर्शाया गया। यह भी अधिक ध्यान आकृष्ट नहीं कर सका। अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, देखिए ये सब ये जो वैज्ञानिक थे ये कहाँ गए? ये चेकोर्टोइस
टोइस, जैकोब टोइस ने भी वृत्ताकार जो है कि नियम दिया था। आवर्ती पुनरावर्ती दर्शाया, यह भी ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाया। क्या सारणी बनाया जिसमें तत्व गुणधर्म के आवर्त पुनरावर्ती दर्शाया, लेकिन वृत्ताकार सारणी बनाया। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हम वही खोज लेते हैं कि वृत्ताकार सारणी किसने बनाया था, तत्वों के गुणधर्म के लिए वृत्ताकार सारणी किसने बनाया था, तो चेन कोर्टोइस ने बनाया था। किसने बनाया था, चेन कोर्टोइस ने। आप याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ दे कि वृत्ताकार सारणी, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि वृत्ताकार सारणियां देख रहे हैं, वृत्ताकार सारणी किसने बनाया, तो चेन कोर्टोइस ने बनाया। लेकिन ये भी क्या हुआ, सफल नहीं हुआ। अंग्रेज रसायनज्ञ केमिस्ट्री में एक्सपर्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यूलैंड ने 1865 ईस्वी में अष्टक लॉ ऑफ ऑक्टेव विकसित किया। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है भैया, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, ध्यान से देखिए कि न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था, तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था, तो 1865 ईस्वी में दिया था। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आप बोलेंगे कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और कब दिया गया, तो 1865 ईस्वी में दिया गया। ये भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। और देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था। पाया कि किसी भी तत्व के प्रारंभ करने में 8वें तत्व के गुणधर्म समान थे। ये क्या कि तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में सजाते गया, बढ़ाते गया। तो ये उसके बाद ये पाता है कि पहला तत्व का गुण जो है ना, वह 8वां तत्व के गुण से मिलता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूलैंड्स ने तत्वों को किस क्रम में सजाया था, तो न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में समझाया था, ठीक है। और पहला तत्व का गुण किस तत्व से मिलता था, तो पहला गुण तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण से मिलता है, याद रखिएगा। व्यवस्थित बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। पाया कि किसी भी तत्व का प्रारंभ करने पर 8वें तत्व प्रथम, याद रखिए कह रहा 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के समान था। 8वें गुण का तत्व किसका था, प्रथम समान था, ठीक है। यह उसी प्रकार का था जैसा कि 8वें संगीतक स्वर। हाँ, संगीतक में रखेगा कि कई बार पूछता है कि म्यूजिकल नोट्स की तरह एलिमेंट्स को किसने अरेंज किया था, तो न्यूलैंड्स ने किया था, ठीक है। न्यूलैंड्स ने किया था क्योंकि पहला गुण किससे मिलता है, 8वां से मिलता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, संबंध संगीत स्वर के साथ होता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम सिर्फ सीए तक तत्व को प्रतीत हुआ। अगला क्वेश्चन ये बहुत बार हम चुके हैं कि न्यूलैंड्स का नियम किस तत्व तक प्रतिपादित हुआ, किस तक तत्व लगा, तो सीए तक ही लगा। सिर्फ कहाँ तक लगा, तो सीए कैल्शियम तक ही लागू हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है वह कहाँ तक वैलिड था, तो आप क्या मारेंगे, सीए तक वैलिड था। कहाँ तक वैलिड था, सीए तक वैलिड था, उसके बाद नहीं हुआ। हालांकि उस समय इस धारणा को व्यापक मान्यता नहीं मिली। उस समय में जो है ना, इस धारणा को व्यापक मान्यता नहीं दिया गया, ठीक है। ये कुछ खास पॉपुलर नहीं हो पाया और इसका भी क्या हुआ, धीरे धीरे ये सब जो नियम थे सब दबते चले गए। अब देखिए, परंतु बाद में रॉयल सोसाइटी द्वारा सन 1827 में न्यूलैंड्स को डेवी पदक द्वारा पुरस्कृत कर उनके नाम को मान्यता दी गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनको मान्यता दे दिया गया। आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, रूसी वैज्ञानिक। पहला तो यहीं से आ जाता है कि दमित्री मेंडलीव। पहला क्वेश्चन बनेगा कि मेंडलीव का पूरा नाम क्या है, तो मेंडलीव का पूरा नाम क्या है, दमित्री मेंडलीव है। दमित्री मेंडलीव कहाँ के थे, तो रूस के थे। कहाँ के थे, तो रूस के थे, ये बात याद रखिएगा। आगे कह रहा था जर्मन रसायनज्ञ लोथर मेयर से सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई। आवर्त सारणी के विकास में क्या हुआ, सफलता प्राप्त हुआ। मेंडलीव और मेयर को प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ, स्वतंत्रता रूप में कार्य करते हुए दोनों रसायन वैज्ञानिकों ने 1859 ईस्वी में प्रतिपादित किया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। ये लोग देखिए ये क्या किया कि मेंडलीव और मेयर ने क्या किया, अलग अलग तत्वों पर काम किया और उन्होंने पाया कि अगर उन्होंने बढ़ते हुए, अगर सारे तत्वों को आप बढ़ते हुए परमाणु भार, ये देखिए दिमाग रखिएगा, ये पूछा जाता है किस कारण रखा, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जब तत्वों को अरेंज कर दिया गया तो पाया गया कि एक निश्चित अंतराल के बाद जो है ना उसमें उसके गुण में
समानता आ जाती है। एक निश्चित अंतराल के बाद गुण में क्या आ जाएगा, समानता। जैसे मान लीजिए पहला का 20वां से आ जाएगा, फिर 20वां का 40वां से आ जाएगा, तो उनको जब आप बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाएंगे तो क्या होगा, एक निश्चित समय के बाद क्या आ जाएगा, उसके गुण में समानता आने लगेगी। ये किसने कहा था, ये मेंडलीफ ने कहा था। व्यवस्थित किया जाता है तब नियमित अंतराल के बाद, कहाँ गया, नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। भौतिक और रासायनिक गुणों में एक निश्चित अंतराल के बाद क्या हो जाता है, समानता पाया जाता है। लोथर मेयर ने भौतिक गुणों जैसे परमाणुमंडलीय आयतन, गलनांक, क्वथनांक, परमाणु के भार, मध्यवक्र किया जाए, जो एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों में समानता दर्शाता है। क्या कहता है, एक निश्चित समय के बाद क्या होता है गलनांक कथनांक में भी समानता आने लगता है। 1868 ईस्वी तक लोथर मेयर ने तत्वों की एक सारणी का विकास कर लिया जो आधुनिक आवर्त सारणी से काफी मिलती जुलती थी। ठीक है, 1868 ईस्वी में क्या किया, लोथर मेयर ने एक आवर्त सारणी बना दिया जो अभी का जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी से क्या था, बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। लेकिन उसके काम का विवरण दमित्री मेंडलेव के काम के विवरण के से पहले प्रकाशित नहीं हो पाया। लेकिन उसका क्या हुआ, मेयर का जो काम था वो मेंडलीव से पहले प्रकाशित नहीं हो पाया। आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में योगदान का श्रेय दमित्री मेंडलीव को दिया गया है। आप क्या सीखे से कि मेंडलीव से पहले उन्होंने खोज लिया था, लेकिन प्रकाशित जो है वो मेंडलीव के पहले नहीं कर पाए। इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में योगदान का श्रेय किसको जाता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में विकास में योगदान का श्रेय दमित्री मेंडलीव को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, तो दमित्री मेंडलीव को दिया जाता है। ये बात याद रखिएगा, दमित्री मेंडलीव को आधुनिक आवर्त सारणी में योगदान का श्रेय दिया जाता है। हालांकि आवर्ती संबंधों के अध्ययन का आरंभ डेबोनायर ने किया था, किंतु मेंडलीव ने आवर्त नियम को पहली बार प्रकाशित किया। देखिए, कह रहा है कि आवर्त सारणी के जो संबंध के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो सबसे पहले डोबेराइनर ने बताया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवर्ती संबंधों को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, किसने बताया था उसके बारे में, तो डोबेराइनर ने बताया था। किंतु मेंडलीव ने आवर्त सारणी के नियम को पहली बार प्रकाशित किया। आवर्त सारणी का जो पहला नियम है ये किसने प्रकाशित किया था, तो मेंडलीव ने किया था। देखिए, ये न्यूलैंड्स का अष्टक है, ये न्यूलैंड का अष्टक का जो टेबल है ना, ये दिया हुआ है। लिथियम का किससे मिलेगा, फ्लोरीन से मिलेगा, मैग्नीशियम को क्लोरीन से मिलेगा, इस तरह से दिया हुआ है ये। और ये कहां तक वैलिड था, तो ये सीए तक वैलिड था, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आता है, ये वाला। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन हैं। ये किनका कथन है, ये मेंडलीव का कथन है। याद रखिएगा कि तत्वों के जो गुणधर्म हैं, तत्वों का जो गुणधर्म है वो किसका आवर्ती फलन है, मतलब किसका, वो किस पे डिपेंड करता है, परमाणु भार पे डिपेंड करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तत्वों के गुणधर्म जो है परमाणु भार पर निर्भर करता है, ये किसका कथन था, तो ये किसका कथन था, मेंडलीव का कथन था। आप याद रखिएगा, कह रहा है मेंडलीव ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों एवं ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सारणी में इस तरह क्रम में रखा कि समान गुणधर्मों वाले तत्व को एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ तथा समूहों में स्थान पाए। देखिए क्या कह रहा है मेंडलीव, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेंडलीव जो आवर्त सारणी में तत्वों को अरेंज किया वो किस हिसाब से अरेंज किया, तो वो बढ़ते हुए परमाणु भार, यहाँ पे देखिए बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में अरेंज कर दिया था, याद रखिएगा। और वो इस तरह से रखा गया कि जिसका तत्व सिमिलर है, जिसमें गुण सिमिलर है ना, वो क्या, वो एक ही ग्रुप में आए, यहाँ देखिए समूह में स्थान पा सके, एक ही समूह पर स्थान पाए। इस तरह से मेंडलीव ने तत्वों को अरेंज किया था। मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण, क्या कह रहा है, मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण निश्चित तौर पर लोथर मेयर के वर्गीकरण से अधिक विस्तृत था। लोथर मेयर से मेंडलीव का जो तत्वों का वर्गीकरण था वो अधिक विस्तृत था। मेंडलीव ने आवर्तिता के महत्व को पूर्ण रूप से समझा और तत्वों के वर्गीकरण के लिए अधिक विस्तृत एवं भौतिक रासायनिक गुणधर्मों को आधार माना। ये क्या कि उसको अच्छी तरह से समझा और भौतिक गुणधर्म को क्या है, आधार मानते हुए एक अच्छा पीरियोडिक टेबल तैयार किया। विशेष रूप से मेंडलीव ने तत्वों द्वारा प्राप्त यौगिकों के मूलानुपाती सूत्रों, इंपेरिकल फॉर्मूला तथा उनके गुणधर्म की समानता को आधार माना। किसको माना, इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र और उनके गुणधर्मों को समानता को आधार माना। वह यह जानते थे कि यदि परमाणु भार के क्रम का पूर्णतः पालन किया जाता तो कुछ तत्व उनके द्वारा दिए गए क्रम में आवर्त सारणी में नहीं रखे जा सकते थे। क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में जो मेंडलीव ये जाना कि अगर पूरी तरह से ये कर लिया जाए, आवर्त सारणी में
पूरी तरह से तत्वों का आवर्त भार पर ही, उसके परमाणु भार पर ही रख दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कुछ मतलब गलत हो जाएगा, सारा एक ही जगह नहीं आ पाएगा। इसलिए वो इंपेरिकल फार्मूला को भी थोड़ा थोड़ा उसमें इंक्लूड कर दिया, याद रखिएगा। नहीं रखे जा सकते थे, अगर परमाणु भार लेता तो एक ही आवर्त में बहुत सारे नहीं रखे जाते थे, कुछ कुछ डिफरेंट हो जाता। उन्होंने समान रासायनिक गुण दर्शाने वाले तत्वों को आवर्त सारणी में उचित स्थान देने के लिए उनके परमाणु भारों के क्रम की उपेक्षा की। उन्होंने क्या किया, क्रम की उपेक्षा की, मतलब परमाणु भारों के क्रम में वो उसको दर्शाने लगा। उदाहरण के तौर पर आयोडीन, जिसकी परमाणु भार 14 समूह 6 के तत्व टेलुरियम से कम था, समूह में 7 में फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ गुणधर्मों में समानता के आधार पर रखा गया। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक समूह में रखने की प्राथमिकता को आधार मानते हुए यह प्रस्तावित किया कि कुछ तत्व जो खोजे नहीं गए उनके लिए सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए। उदाहरण के लिए जब मेंडलीव की आवर्त सारणी, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेंडलीव जो है वो समान गुणधर्म वाले को एक साथ रखना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो जानता था कि भविष्य में कुछ तत्व क्या होंगे, खोजे जाएंगे, समानता यहाँ रखी। उन्होंने गुणधर्म वाले समान तत्वों समूह प्राथमिकता को आधार मानते हुए प्रस्तावित किया कुछ तत्व जो खोजे नहीं गए थे। यहाँ क्या है, कुछ तत्व जो खोजे नहीं गए थे, कुछ तत्व यहाँ देखिए जो खोजे नहीं गए थे उनके लिए सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए। उदाहरण के लिए जब मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रकाशित हुई तब गैलियम तथा जर्मेनियम तत्वों की खोज नहीं हुई। उन्होंने एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे एक एक रिक्त स्थान छोड़ा, ठीक है। इन तत्वों के नाम क्रमशः एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन रखा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन किसका नाम है, तो गैलियम और जर्मेनियम का नाम है। और वो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे उनका स्थान छोड़ दिया। उनको पता था कि भविष्य में जब इलेक्ट्रॉन खोजा जाए, मतलब ये तत्व खोजा जाएगा तो उनको इसके नीचे रख दिया जाएगा, जो कि इससे उसका क्या होगा, प्रॉपर्टीज मिलता जुलता रहेगा। तो आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीरियोडिक टेबल में किसने भविष्य के तत्वों के लिए स्थान छोड़ दिया था, तो कौन था, दमत्री मेंडलीव था, याद रखिएगा। केवल गैलियम जर्मेनियम तत्वों के होने की प्रयुक्ति की, बल्कि न केवल, देखिए क्या करा मेंडलीव ने, न केवल गैलियम जर्मेनियम तत्वों के होने की प्रयुक्ति की बल्कि इन तत्वों के कुछ भौतिक गुणधर्मों का ब्यौरा भी दिया। वो केवल ये नहीं बताया कि ये तत्व खोजे गए, बल्कि ये भी बताया कि भविष्य में जब इनको खोजा जाएगा तो इनका भौतिक गुणधर्म कैसा होगा, वो पहले ही इसके बारे में क्या कर दिए, ब्यौरा दे दिए। खोजे गए इन तत्वों को प्रयुक्त गुणधर्मों का प्रयुक्त सूची में दिया हुआ है। मेंडलीव की मात्रात्मक प्रयुक्तों और कालांतर में उनकी सफलता के कारण उन्हें और उनकी आवर्त सारणी को काफी प्रसिद्धि मिली। कहना है कि मेंडलीव क्या था, अच्छा खासा, अच्छा उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा सारणी बनाया था। इसलिए क्या हुआ कि उनको काफी ख्याति भी मिली, काफी लोग उनका तारीफ भी किए इसके कारण, आवर्त सारणी के कारण। लोग बोले कि नहीं भाई उस समय में इतना ज़्यादा डेवलप करना ये बहुत बड़ी बात है। उनकी आवर्त सारणी को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। आपको पता होगा कि मोसले से पहले भी, आधुनिक वाला कौन दिया, मोसले दिया। मोसले से पहले जो मेंडलीव का था उसी को ही लोग आधुनिक आवर्त सारणी मानते थे और उसको काफ़ी बिलीव भी करते थे। वो काफ़ी विख्यात भी, वही कह रहा है। मेंडलीव ने सन 1950 में प्रकाश सारणी को चित्ररत्न में दर्शाया गया। मेंडलीव, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मेंडलीव का आवर्त सारणी कब आया था, तो कब आया था, 1905 में प्रकाशित हुआ था। आवर्त सारणी को मेंडलीव ने सन 1905 में प्रकाशित आवर्त सारणी को इतना में दर्शाया गया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी कब आया था, तो 1905 में आया था। याद रखिएगा कि 1905 में आया था। ये देखिए 1905 में मेंडलीव का आवर्त सारणी आया था। आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप, ये जो है ये वाला टॉपिक हम लोग कल शुरू करेंगे। आज का चैप्टर हम लोग यहीं रखेंगे। वीडियो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।